हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइज, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक छावनी की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा मैंने बताया था कि सबसे पहले जो क्रांति करने वाला जो सैनिक था वो मंगल पांडे था। बैरकपुर छावनी बंगाल की एक छावनी थी। उस छावनी की जो 34वीं रेजिडेंट थी, उस रेजिडेंट का एक सैनिक था मंगल पांडे, जो 29 मार्च 1857 को क्रांति कर देता है। हिंसक और बग दो अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर देता है। तब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी लगा दी जाती है। हमने पढ़ा कि जो मुख्यतः बड़ी क्रांति होती है वो होती है 10 मई 1857 को मेरठ से, जिसकी खबर हमारे जो राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनको मिलती है 19 मई 1857 को। हमने फिर बात की कि राजस्थान में क्रांति कब होती है, कहाँ पर होती है। वो होती है नसीराबाद में, जो एक छावनी थी। नसीराबाद अजमेर में पड़ता है। 28 मई को वहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक पैदल सेना होती है। उस पैदल सेना के एक नेता होते हैं बख्तावर सिंह। उस बख्तावर सिंह के नेतृत्व में वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या कर देती है, वहाँ पर क्रांति कर देती है। अच्छा, क्रांति के दौरान 2 बंदे मारे जाते हैं। वो 2 बंदे कौन कौन? तो एक तो थे कर्नल न्यूब्री एंड एक थे कैप्टन स्पुटीवुड। अच्छा, घायल कौन कौन होते हैं? तो घायल होते हैं वो होते हैं लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। दिल का दौरा किससे आता है? तो कैप्टन कर्नल पेनी को दिल का दौरा आता है। वहाँ पर जो प्रमुख अधिकारी था वो कौन? तो मेजर प्रिचार्ड। मेजर प्रिचार्ड अपने परिवार के साथ किधर चला जाता है? ब्यावर की ओर। 30 मई को वहाँ पर एक टुकड़ी और होती है, उसका नाम क्या था? तो वो था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। वो भी किसके साथ हो जाती है? इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ मिल जाती है और किधर चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। मैंने बताया कि नसीराबाद में इसके 2 टुकड़ी वाला एक टुकड़ी और होती है बॉम्बे लांसर्स। ये बॉम्बे लांसर्स ये होती है अपन के अंग्रेजों की वफादार टुकड़ी होती है। ठीक है, ये कुछ बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। आज हम पढ़ेंगे आगे के विद्रोह। ये विद्रोह पढ़ेंगे अपन नीमच। एमपी में जगह पड़ती है। यहां पर एक अधिकारी था कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट को जब पता चलता है कि भाई नसीराबाद में ऐसी ऐसी क्रांति हो चुकी है, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, विद्रोह करने लगे हैं, जो सैनिक होते हैं वो विद्रोह करने लगे हैं, इस बापड़े को डर लगने लगा कि भाई अब यहाँ के सैनिक भी कहीं विद्रोह ना कर दें। तो 2 जून को इन्होंने कहा भाई कर्नल एबॉट ने कि जितने भी सैनिक है सैनिकों को बुलाओ। सभी सैनिकों को बुलाया गया। कर्नल एबॉट ने कहा 2 जून की बात है, 2 जून 1857, कि तुम सभी कसम खाओ कि तुम विद्रोह नहीं करोगे, तुम अंग्रेजों के जो वफादार हो वो तुम हो। ठीक है, तो कसम क्या दिलाई गई? कि कसम दिलाई गई सैनिकों को। किसकी? तो अंग्रेजों के प्रति वफादारी की। नीमच के जो जितने भी सैनिक थे उन सैनिकों को कहा गया कि आप कसम खाओ कि आप किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं करोगे, आप अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखोगे। तो सभी सैनिकों ने कहा ठीक है भाई, आपकी वजह से हमारा घर चलता है, आप हमें सैनिक में भर्ती किए हुए हैं, आपसे हमें जो भी आमदनी आती है उसी से हमारा घर चलता है, हम आपके प्रति पूरी वफादारी रखेंगे। लेकिन एक बंदा होता है
मोहम्मद अली बेग। अवध का रहने वाला था, अवध यूपी। यहाँ का कोई सैनिक था। इसने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की कसम खाने से मना कर दिया। ठीक है, जब सभी को कसम खिलाई जा रही थी तो एक बंदा होता है मोहम्मद अली बेग, अवध यूपी का रहने वाला था। उसने क्या किया कि भाई थे जिका कसम खाओ, जिका खाओ, आपा तो मन खावा, आपा एक अंग्रेजों के प्रति वफादारी कसम कौन खा, मतलब मैं नहीं खाता। तो भाई कर्नल एबॉट ने पूछा भाई क्यों नहीं खाता, क्या है तेरे, कि भाई जब आपने संधिया की थी 1818 में, तब आपने भी काफ़ी कस्में खाई थी। आपने ये कहा था कि हम आपके सुरक्षा और बाहरी विदेशी मामले देखेंगे, हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हार्डी ने पूछा भाई तो क्या हुआ इसमें, हम कहाँ आपको छेड़ रहे हैं, कि आपका 1856 में जो लॉर्ड डेलहौजी था वो हमारा अवध का विलय करा गया यूपी में। ठीक है, तो 1856 में जो लॉर्ड डेलहौजी था इसने अवध का जो विलय किसमें, यूपी में करवा दिया। ये तो जब हम मेडिकल पढ़ेंगे तब अवध के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना बताता हूँ कि 1856 में लॉर्ड डेलहौजी इस अवध का विलय करा जाता है। लेकिन शर्तों में क्या कहा गया, जब संधि हुई तो हम कहा गया कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा हस्तक्षेप हो रहा था। भाई अवध के जो नवाब थे वजीदुर्रौला खां, ठीक है, उन्हें वहाँ उधर दक्षिण भारत में नियुक्त कर दिया गया था और अवध का विलय यूपी में कर दिया गया था। और जो सैनिक थे वहाँ पे, उन सैनिकों को भी जो नियुक्त किए गए थे ना, उन सैनिकों को भी हटा दिया गया वहाँ से अलग अलग जगह पर उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। तो कहा भाई जब आप अपनी कसम को नहीं मानते तो हम आपकी कसम को क्यों माने। तो किसने मना कर दिया, तो मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी करने से मना कर दिया। लेकिन उस दिन तो मामला थोड़ा शांत हुआ। कब की बात है, 2 जून। 3 जून को इनके पास खबरें आई कि भाई अब मामला और भी गंभीर हो गया। तो 3 जून को जो नीमच के जो सैनिक होते हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया। एक बंदा था हीरा सिंह। इस हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब की बात है, 3 जून को। 2 जून को क्या दिलाई जा रही है, सभी को कसमें दिलाई जा रही है। और 2 जून को तो मामला थोड़ा ठंडा रहा। 3 जून को थोड़ी आग भड़की और हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या कर दी गई, क्रांति कर दी गई। क्रांति की तो सब पहले एबॉट दिखा सामने कि पहले तो इसे सल्टो, यह बहुत कसमें दिला था। तो कर्नल एबॉट को गोली मार दी। ठीक है, एबॉट को क्या मार दी गई, गोली मार दी गई। काफी सैनिक यहाँ से भागे भी थे। नीमच में जितना भी धन मिला, लूट का सामान मिला, उसे लूटा। कहा भाई अब क्या करें, कि वही जो सब करते हैं, दिल्ली चलो। तो सभी किधर की ओर, दिल्ली की ओर निकल लगे। तो दिल्ली जाते वक्त राजस्थान से होकर गए। तो राजस्थान में ऐसे मालवा होते हुए, राजस्थान होते हुए भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है शाहपुरा।
शाहपुरा के राजा थे उस वक्त लक्ष्मण सिंह। जब शाहपुरा से होते हुए जा रहे थे तो शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने इन विद्रोहियों को स्वागत किया। कि वाह मेरे शेरों, क्या विद्रोह किया आपने, क्या मारा है। तो किसने किया? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने नीमच के जो विद्रोही थे, उन जो क्रांतिकारी थे, उनका क्या किया? स्वागत किया। कहां पर? शाहपुरा में। शाहपुरा से आगे बढ़ रहे तो जगह आती है टोंक, और टोंक में एक छावनी थी। तो ये शाहपुरा से आगे बढ़े और आए टोंक। टोंक में एक छावनी थी देवड़ी। हमने पढ़ा था छावनी। ये जो देवड़ी छावनी थी, ये एक टुकड़ी के लिए बनी थी, कोटा कंटिंजेंट। इस कोटा कंटिंजेंट के लिए जो छावनी बनी थी वो थी देवड़ी टोंक। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि यह कोटा कंटिंजेंट वहां पर उपलब्ध नहीं थी। यह कोटा कंटिंजेंट मथुरा गई हुई थी, और इस कोटा कंटिंजेंट की जगह एक दूसरी बटालियन थी, मैदपुर बटालियन। इस मैदपुर बटालियन कहां पर? देवड़ी टोंक में। जब ये विद्रोही शाहपुरा से होते हुए देवड़ी टोंक पहुंचा 5 जून के दिन, जब ये यहाँ पहुंचे तो देवड़ी वाले जो सैनिक थे उन्होंने कहा, भाई हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके विद्रोह में शामिल होते हैं, और हम भी साथ चलते हैं दिल्ली। तो 5 जून को जो ये देवड़ी की जो मेदिनीपुर बटालियन थी, सॉरी मैदपुर बटालियन, ये भी विद्रोहियों के साथ हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी? मेदिनीपुर बटालियन। अब देखो, ये मेदिनीपुर बटालियन ये नीमच के विद्रोह के साथ हो गई। कहां पर चली गई? दिल्ली चली गई। तो देवरी क्या हो गई? खाली हो गई। इसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं था। कोटा कंटिंजेंट वो भी किधर? मथुरा। तो इसकी रक्षा के लिए भरतपुर में एक जगह पड़ती है जहाजपुर। इस जहाजपुर के 800 मीना होगा। हाथों हाथ सेना में नियुक्त किया गया। किसके लिए? इस देवड़ी टोंक के लिए। तो वापस बताता हूं। नीमच एमपी में एक जगह पड़ती है, यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल एबोट। 2 जून के दिन सभी सैनिकों को कसम दिलाते हैं। किसके लिए? अंग्रेजों की वफादारी के लिए। लेकिन एक बंदा होता है मोहम्मद अली बेग, जो अंग्रेजों के प्रति वफादारी की कसम खाने से मना कर देता है। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, और कर्नल एबोट को क्या मार दी गई? गोली मार दी गई। ठीक है, लेकिन फिर नीमच को लूट कर जा रहे थे किधर? दिल्ली की ओर। रास्ते में क्या? शाहपुरा। शाहपुरा के राजा कौन? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने विद्रोह का क्या किया? स्वागत किया। फिर आगे बढ़े तो 5 जून को दिन जो टोंक देवड़ी की जो छावनी थी, देवड़ी टोंक बताया था मैंने, वो किसके लिए बनी थी? कोटा कंटिंजेंट के लिए। लेकिन कोटा कंटिंजेंट उस वक्त मथुरा गई हुई थी। फिर कोटा कंटिंजेंट की जगह एक दूसरी बटालियन थी, मैदपुर बटालियन। इस मैदपुर बटालियन जब ये विद्रोही, नीमच वाले विद्रोही इस देवड़ी टोंक पहुंचे, तो ये मैदपुर बटालियन भी इन विद्रोही के साथ होकर कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। तो देवड़ी के जो मेदिनीपुर बटालियन थी वो भी विद्रोही के साथ हो जाती है। तो विद्रोह के साथ हो गई तो देवड़ी टोंक क्या हो गया? खाली हो गया। इसकी रक्षा के लिए तुरंत जहाजपुर क्या 800 मीनाओं की क्या बनाई गई? एक टुकड़ी बनाई गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे नसीराबाद में पढ़ा कि वहाँ के जो अधिकारी थे मेजर प्रिचर्ड वो ब्यावर की ओर भाग गए, तो यहाँ से भी काफ़ी सैनिक थे वो मेवाड़ की ओर भागे। नीमच के 40 अंग्रेज सैनिक थे। ये मेवाड़ की ओर भागे और मेवाड़ में एक गांव पड़ता है केसुंदा। यहां पर इन्होंने शरण ली सबसे पहले, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें लगा कि यहां पर पार नहीं पड़ेगी, तब ये यहां से आगे बढ़े और एक गांव पड़ता है डूंगला चित्तौड़ में। यहां का एक किसान था रुगाराम। इस रुगाराम ने जो नीमच से आए हुए 40 अंग्रेज अधिकारी थे इनको शरण दी। नीमच के 40 अंग्रेज विद्रोह के समय वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले केसुंदा जो मेवाड़ में गांव पड़ता है वहां पर शरण लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं। आगे एक गांव आता है डूंगला जो चित्तौड़ में पड़ता है। वहां के किसान होते हैं रुगाराम। उस रुगाराम नामक किसान ने नीमच के 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्या दी? शरण दी। अब मेवाड़ में तो मेवाड़ के उस वक्त मैंने बताया था पॉलिटिकल एजेंट, तो मेवाड़ का उस वक्त जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स। इस मेजर सोवर्स को पता चला कि नीमच के 40 अंग्रेज मेवाड़ में आए हुए हैं, तो इन मेजर सोवर्स ने मेवाड़ के जब महाराणा थे उस वक्त स्वरूप सिंह जो राजा थे वो थे स्वरूप सिंह। इन स्वरूप सिंह से बात की कि भाई हमारे नीमच के 40 अंग्रेज सैनिक मेवाड़ आए हुए हैं, आप उन्हें ढूंढो किधर क्या आए हुए हैं। तो स्वरूप सिंह ने कहा बेशक हम आपके साथ हैं, और इन्होंने अपना एक बंदा भेजा बख्तावर सिंह बेदला, ठीक है, और मेजर सोवर्स। इन्होंने इन 40 सैनिकों को मेवाड़ लेकर आए। जो मेवाड़ की जो मुख्य राजधानी थी उदयपुर, वहां पर लेकर आए और इन सभी अंग्रेजों को पिचोला झील में एक महल है, जग मंदिर का महल, इन जग मंदिर के महलों में क्या दी गई? इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई। वहां से भागे हुए थे। जब स्वरूप सिंह को मेजर सोवर्स ने कहा कि भाई हमारी ऐसे मदद करो, हमारे 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच से इधर मेवाड़ की साइड आए हुए हैं, तो ये यहाँ डूंग लाते हैं, यहाँ से 40 सैनिकों को अपने जो मेवाड़ की मुख्य राजधानी होती है उदयपुर, वहां पर ले जाते हैं। वहां पर मेवाड़ के जो राणा जी होते हैं स्वरूप सिंह, वो इन 40 सैनिक अधिकारियों को कहाँ पर रखते हैं? तो पिचोला जेल में जग मंदिर के जो महल है उन जग मंदिर के महलों में शरण देते हैं, जहाँ पर कुछ समय पहले जहांगीर ने भी क्या ली थी? शरण ली थी। जहांगीर हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसी के बारे में बता देता हूँ कि 40 सैनिक पिचोला जेल के जग मंदिर में शरण लेते हैं। मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ है कि 40 नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज सैनिकों को कहाँ पर शरण मिलती है? तो पिचोला जेल के जग मंदिरों में। किसके द्वारा? तो स्वरूप सिंह के द्वारा। मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन? तो मेजर सोवर्स। ओके, तो ये बातें कुछ थी नीमच के बारे में।
अब हम आगे बढ़ते हैं एरिनपुरा के बारे में। हमने देखो 6 छावनियां बताई थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। 3 हमने पढ़ चुके हैं। आप बोलोगे सर 2 ही तो पढ़ी है, एक अपने नसीराबाद और एक नीमच। लेकिन अब मैंने बताया था 5 जून के दिन जो देवली की जो महत्वपूर्ण बटालियन होती है वो भी विद्रोह के साथ मिल जाती है, तो वो अपने आप में एक क्रांति होती है। हाँ, वो छोटे स्तर की थी, बड़ा इसका नहीं था, तो लेकिन फिर भी उसका एक अपना महत्व होता है। तो 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक ही बस्ती है, मतलब छावनियों में एक ही बस्ती है। आंदोलन तो और भी कई जगह है, कई तत्व है, उनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। वो पढ़ती है एरिनपुरा। एरिनपुरा मैंने बताया था, एक टुकड़ी के बारे में बताया था आपको, जोधपुर लीजियन। मैंने स्थापना बताई थी 1835 में इसकी, और इसका जो मुख्यालय था वो एरिनपुरा था। इस जोधपुर लीजियंस में जो सैनिक थे वो यूपी के साइड के थे, और इन सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता था। इसके जो सैनिक थे वो पूर्वीय सैनिक थे। यूपी के थे, इन्हें पूर्वीय कहा जाता था। लगभग 90 सैनिक थे। कितने सैनिक? 90 सैनिक। कहां पर? तो इस जोधपुर लीजियंस की टुकड़ी पर। थोड़ा पानी पी लेता हूं यार। तो जयपुर लीजियन कब बनती है? तो 1835 में। इसका मुख्यालय कहां पर? एरिनपुरा में। अब इस जो जोधपुर लीजियन थी, इनमें जो सैनिक थे वो पूर्वीय सैनिक थे। 90 सैनिक थे। इन सैनिकों को आपको में भेजा गया। अब गर्मियों में मैंने बताया था कि मुख्यालय हुआ करता था। यहाँ गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो आबू में एक मतलब 6 महीने बताया था कि 6 महीने आबू और 6 महीने अजमेर। और यहाँ पे जो अधिकारी था वो था होल। अच्छा, मैं पहले यहाँ पर आता हूँ पूर्वीय सैनिकों पे, कि इन पूर्वीय सैनिकों को आबू भेजा गया था। आबू में सिरोही में एक गांव पड़ता है अनादरा। सिरोही में गांव पड़ता है। यहाँ के सामंत ने छोटा मोटा विद्रोह कर दिया था, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए इन पूर्वीय सैनिकों को यहाँ अनादरा भेजा गया था। अब खबरें तो आ रही थी कि भाई नसीराबाद में ऐसा ऐसा विद्रोह हो गया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नीमच में, देवड़ी, टोंक में, वहां पे भी विद्रोह हो गए। तो इन जो पूर्वीय सैनिक थे, इन पूर्वीय सैनिकों के ने 21 अगस्त 1857 आबू में विद्रोह कर दिया। और ये जो होल है, इस होल का जो घर था आबू में, इस घर पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि यहां पर जब आक्रमण किया गया था तो हमारे जो राजस्थान के एजेंट थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनका पुत्र था एलेक्जेंडर लॉरेंस।
वो अलेक्जेंडर लॉरेंस वो इस विद्रोह में मारा जाता है। ठीक है, तो एजीजी का पुत्र तो हमारा कौन गया? तो एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस। हाबुम विद्रोह कहाँ पर किया? हॉल के घर पर आक्रमण किया और वहां से जितना भी धन मिलता है वहां से लूटते हैं कि अब का कि वापस चल दो एरिनपुरा, वहां से अपने सैनिकों के साथ मिलेंगे और दिल्ली चलेंगे। तो कहाँ आ रहे थे? यहाँ से आक्रमण करके एरिनपुरा आ रहे थे। अच्छा, नेता याद रखना, नेता कौन कौन? तो मोती खां, शीतल प्रसाद, अब्बास खां, तिलक राम, तो ये नेता थे। जब ये सभी मिलकर एरिनपुर आ रहे थे तो रास्ते में अब्बास खान इसने कहा कि भाई अब विद्रोह तो कर दिया, सही किया या गलत किया ये तो बताओ। कहा कि अब जो किया सही किया, होगा जो देखा जाएगा, कि अंग्रेज पकड़ के कुटेंगे भाई साहब। तो अब्बास खान ने अंग्रेजों के पास मैसेज भी किया कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, बताओ अब क्या करो, माफ करो कौन करो। तथा कोई अंग्रेजों को कोई वापस पॉजिटिव आंसर नहीं आया। तो ये सब वापस कहाँ गए? एरिनपुरा। ये सभी जाते हैं एरिनपुरा। और एरिनपुरा जाकर अपने जो बाकी साथी थे इन बाकी साथियों के साथ दिल्ली की ओर चल गए। ठीक है, और एक फेमस नारा भी है इसका, याद रखना, एरिनपुरा से संबंधित है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। वैसे तो सभी क्रांति जितने भी जहां जहां भी क्रांति होती है, देखो राजस्थान की क्रांति के अलावा पूरे भारत की अगर क्रांति की बात करें तो मुख्यतः 3 क्षेत्रों में, बंगाल, यूपी वाले में और राजस्थान में। मतलब ये जो गंगा यमुना का जो दोआब है इस क्षेत्र में मुख्यतः ये 1857 की क्रांति का जो विस्तार देखने को मिलता है। अपन जो दक्षिण भारत है वहां पर इस क्रांति का इतना विस्तार देखने को नहीं मिलता। तो ज्यादातर हम यही पढ़ रहे हैं यूपी के सैनिक है या राजस्थान के या बंगाल के, दक्षिण के बारे में कोई भी बात नहीं आ रही। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी से संबंधित है? तो वो एरिनपुरा छावनी से संबंधित है। जब ये सभी दिल्ली की ओर जा रहे होते हैं तो पाली में एक जगह पड़ती है खेरवा। जब ये सभी जा रहे होते हैं तो पाली में एक जगह पड़ती है खेरवा। इस खेरवा नामक स्थान पर अहुआ के एक सामंत होते हैं कुशाल सिंह। कुशाल सिंह चंपावत। इस कुशाल सिंह चंपावत की मुलाकात किससे होती है? विद्रोहियों से। तो जब दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो खेरवा पाली में एक जगह पड़ती है खेरवा, वहां पर विद्रोह की जो मुलाकात है वो किससे होती है? अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से होती है। अब थोड़ी बात करते हैं इधर चंपावत जी के बारे में कि ये एरिनपुरा मारवाड़ रियासत के बारे में है। जोधपुर लीजेंड ये मारवाड़ के रक्षा के लिए बनी थी। तो जोधपुर या कह सकते हैं मारवाड़,
कहते हैं कि जो संधि जब 1818 में संधि हुई उस वक्त राजा थे मान सिंह, और ये मान सिंह है ये निसंतान थे। कहते हैं कि अंग्रेजों के साथ इनकी थोड़ी कमी बनती थी, लेकिन क्या हुआ, करनी पड़ गई। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस वक्त यहाँ के राजा थे तख्त सिंह। अब मैं बात कर रहा हूं कि मान सिंह निसंतान थे तो अब किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा। तो गुजरात में एक जगह पड़ती है ईडर, तो इन जोधपुर वालों के साथ इन गुजरात ईडर के साथ अच्छा संबंध है। यहां भी राठौड़ थे। तो होता यह था कि यदि ईडर में कोई राजा निसंतान है और अगला राजा बनाना है तो वो मारवाड़ से गोद लेकर ईडर का राजा बना देते हैं, और यदि कोई मारवाड़ का या जोधपुर का राजा निसंतान है और किसी को राजा बना तो वो ईडर से किसी बंदे को गोद लेकर क्या बना देते, राजा बना देते हैं। यही तख्त सिंह के बारे में हुआ, यह ईडर का था। अब ईडर गुजरात का बंदा अपनी मारवाड़ की जो परंपराएं थी उनके बारे में कहाँ जानता था। ठीक है, तो मारवाड़ की परंपरा के बारे में जानता नहीं था, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे एक रियासत थी, ये रियासत है, तो ये जो भी सामंत है इन सामंतों के साथ बननी क्या हो गई, इस तख्त सिंह की बंद हो गई। तो भाई कहा कि ऐसे ही हुआ इस कुशाल सिंह चंपावत के साथ कि कुशाल सिंह चंपावत तख्त सिंह एक बंदा था कांजी। ये जो औवा है, इस औवा के पास एक छोटा सा ठिकाना हुआ करता था बिठुड़ा या बिठोड़ा। इस कांजी को इस बिठुड़ा का सामंत बना दिया। किसने? तो तख्त सिंह ने कांजी नाम के एक बंदे को बिठुड़ा का सामंत बना दिया। कुशाल सिंह चंपावत इसका विरोध करता है कि भाई मेरे पास की जागीर है, अगर किसको सामंत बनाना है किसको नहीं बनाना है वो हम तय करेंगे, आप कैसे कर रहे हो, वो हमसे पूछो पहले कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। भाई तख्त सिंह ने कहा कि भाई हमारी मर्जी चाली बयान हुई, राजा मैं हूं तू कौन नहीं। तो कुशाल सिंह चंपावत ने देश आवे और ये कांजी सल्टाई दे। तो कुशाल सिंह चंपावत द्वारा क्या गया, ये कांजी मारा जाता है। कहाँ का संबंध होता है, पिठोड़ा का। किसके द्वारा, कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। जब तख्त सिंह मारवाड़ के राजा द्वारा किसी बंदे को सामंत बनाया जाता है, कांजी नाम के बंदे को सामंत बनाया जाता है, दो बंदों के बीच में कोई तीसरा बंदा आता है और राजा के द्वारा बनाए गए सामंत को मार दिया जाता है, तो ये राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं होता है क्या? बेसिकली होता ही है। मतलब यह सीधी सीधी बात है कि राजा के जो भी ऑर्डर है वो एक बंदे द्वारा मानने से सीधे सीधे मना करे कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानते, हम से परमिशन लेकर ही, हमसे जो सलाह मशवरा कर ही कोई निर्णय होता है तो वो आपको लेना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि हम आपके फैसले को मानने से तैयार नहीं है। कुछ इस तरह क्या कर रहा था, कुशाल चंपावत कर रहा था। वो तख्त सिंह के द्वारा बनाए गए जो सामंत है उसकी हत्या कर देता है और सीधा सीधा तख्त सिंह के खिलाफ विद्रोह कर देता है। अब तख्त सिंह ने भी ये सोच लिया कि अब अहुआ को जो सामंत है कुशाल सिंह चंपावत उसको उठाओ और ये जो अहुआ है उसको अपने अंडर करो। तो कुशाल सिंह चंपावत को भी पता था कि तख्त सिंह कभी भी अहुआ पर आक्रमण कर सकता है। तो जो एरिनपुरा से जो सैनिक आ रहे थे, दिल्ली की ओर जा रहे थे, उन्होंने
सोचा कि इन सैनिकों के साथ मिलकर कुछ सैनिक जो एरिनपुरा वाले हैं वो हो जाएंगे, कुछ अपने पास पहले से ही है, इतने हो जाएंगे तो फिर देख लेंगे। तो इन सैनिकों के साथ क्या करता है, मुलाकात करता है। अब जान पहचान तो थी, तो हाँ येलो किया कि भाई किधर, क्या दिल्ली जा रहे हैं, कि भाई दिल्ली, दिल्ली क्यों, कि कहा कि वहाँ के जो राजा जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, हम उसके पास जाएंगे, उसके नेतृत्व में विरोध करेंगे, वो हमें पैसा देगा, हमें हथियार देगा, सभी चीज़ सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, और फिर हम विरोध करेंगे और अंग्रेजों को बाहर भगाएंगे। कि दिल्ली क्यों जाओ, आपको जो चीज़ बहादुर शाह जफर दे रहा है वो मैं आपको यहीं दे दूंगा, पैसा टका धन क्या चाहिए वो आपको बोलो। एरिनपुरा वाले बाबरा ने सोचा कि वहाँ जाकर, दिल्ली जाकर ही लड़ना है, यहीं रहकर लड़ लेते हैं। लेकिन इन्होंने कुशल सिंह चंपावत से एक बात की कि फिर आपको भी अंग्रेजों के साथ खिलाफ लड़ना पड़ेगा। कुशल सिंह चंपावत ने कहा बेशक लड़ने के लिए तैयार है अंग्रेजों से, मैं भी चाहता हूँ कि इन अंग्रेजों को बाहर भगाया जाए। तो कुशल सिंह चंपावत की मुलाकात किससे होती है, इन विद्रोहियों से होती है। कहाँ पर, खेरवा पाली नामक स्थान पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि एरिनपुरा से जो भागे जो विद्रोही थे उनको अहुआ के सामंत कुशल सिंह चंपावत ने शरण दी है, तो उस वक्त जो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मोक मैसन, इसने कहा भाई तख्त सिंह से कि भाई क्या हो रहा है आपकी रियासत में, एक बंदा सामंत एरिनपुरा के जो विद्रोही है उनको शरण दे रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, कि भाई कुछ कैसे नहीं कर रहे हैं। तब कहा कि ठीक है, 8 सितंबर के दिन बिठोड़ा जहां पर मारा गया था उस खान जी को, वहां पर 8 सितंबर के दिन तख्त सिंह ने अपनी सेना भेजी और अंग्रेज भी अपनी सेना भेजते हैं। तख्त सिंह की जो मेवाड़ की जो सेना थी उसमें थे, देखो, एक तो होनार सिंह, ये मारवाड़ के जो किला था इसका किलेदार था। एक हितकोट, ये अंग्रेज अधिकारी था। आज यहाँ आएगा ही नहीं, उसकी सेना और लिखनी पड़ेगी। कहां पर, तो बिथोड़ा, इसे बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। कौन कौन, तो इधर मारवाड़ और इधर कुशल सिंह चंपावत, या लिख देता हूं अहुआ। अब मारवाड़ से कौन, तो अभी बताया होनार सिंह, जो मेवाड़ का जो किला था उस मेवाड़ के मेहरानगढ़ किले का किलेदार, एक था कैप्टन हितकोट, यह था कुशल राज सिंघवी, यह सेनापति था, ठीक है। और इधर कुशल सिंह चंपावत, और अपने एरिनपुरा के सैनिक, प्लस जो अन्य सामंत। मैंने अभी बताया कि जो
तख्त सिंह जब राजा बना था तो अन्य जो आसपास के जो रियासतें थी, जो ठिकाने थे, उन ठिकाने के जो सामंत थे उनकी तख्त सिंह के साथ बननी बंद हो गई। तो जब उनको पता चला कि आपस में दोनों टकराने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा मौका है बदला लेने का। तो जो अन्य सामंत थे वो भी किसके साथ हो गए? कुशल सिंह चंपावत के साथ। यहां पर ये जो ओनार सिंह है ये मारा जाता है। ये बात आपको याद है कि किस युद्ध में मारवाड़ का किलेदार ओनार सिंह मारा जाता है, तो वो बिठूड़ा का युद्ध है। कई बार सवाल पूछा हुआ है, याद रखना ओनार सिंह। कुशल सिंह चंपावत इसमें जीत जाता है। ठीक है, इतने पढ़ेंगे, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।